परफॉर्मेंस प्लानिंग में नहीं देखी जाती है। परफॉर्मेंस के लिए आपकी अलग चीजें, अलग इंडेक्सेस होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। आप बस देखते हो कि क्या अचीव किया, अकॉर्डिंगली आगे क्या करना चाहिए। ओके, लिखो जी। बजट डेफिनेटली जैसा पर्सपेक्टिव प्लान होगा वैसा ही बजट आएगा। हर साल का बजट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द एनुअल, मीडियम एंड पर्सपेक्टिव प्लान। लिखिए रोलिंग प्लान ऐसे ही बनाओ, ये इसमें और क्या लिखना है। एवरी ईयर 3 न्यू प्लान्स आर अनाउंस्ड, पर्सपेक्टिव, मीडियम एंड एनुअल, अकॉर्डिंगली ऐसे डाल दो, सब याद आ जाएगा फिर आपको। नेक्स्ट है आपका फाइनल टाइप ऑफ प्लान, that is देखो वो क्या होता है, सिंपली होता है आपका जैसे कोई आपने टैक्स रिफॉर्म किया, जैसे आपने सारे टैक्सेस को ख़त्म करके जीएसटी लाया, ये बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया आपने, इसकी वजह से ग्रोथ कम हो गई इंडिया की। तो अगर आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी और आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया इकोनॉमी में, उस वक्त ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बड़ा रिफॉर्म किया जैसे जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन, बहुत बड़ा रिफॉर्म था, ऐसी सिचुएशंस में आप एस्केप क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हो। प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, ये वही है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस नाम अलग है। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन क्या होता है, जिसमें आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग, टारगेट प्लानिंग है ना। ये कौन सी प्लानिंग है, इम्परेटिव प्लानिंग। ये आपकी कौन सी प्लानिंग होती है, इम्परेटिव प्लानिंग, जहां पर ये कौन करता है, स्टेट है ना, या गवर्नमेंट। यहां पर आमतौर पर प्लानिंग बाय डायरेक्शन जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की का प्लान, स्टेट या गवर्नमेंट का प्लान होता है, ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन असल में आमतौर पर कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है। क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान। कॉम्प्रहेंसिव प्लान इज अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है, ये एक नेशनल प्लान होता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, प्लानिंग बाय डायरेक्शन यही सारे प्लान्स होते हैं। इट्स एन इम्परेटिव प्लान, इट्स अ नेशनल प्लान, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान वगैरह वगैरह। आपका ऐसा प्लान जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ प्लानिंग बाय डायरेक्शन, ये ऐसी इकोनॉमी में होता है जहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर को काम करने की इजाज़त नहीं होती। आमतौर पर हम कहते हैं इन सच इकोनॉमीज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लेजर-फेयर, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लेजर-फेयर। लेजर-फेयर है ना, फ्री ट्रेड, फ्री पार्टिसिपेशन, फ्री इकोनॉमी, यानी ऐसी सिचुएशंस में फ्री इकोनॉमी नहीं होती है, इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी, फ्री ट्रेड नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ लेजर-फेयर। ये डालो इसमें ये सारे फीचर्स। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन इज एन इम्परेटिव प्लान, a plan by the government, it's a comprehensive plan, it generally is a national plan, there is an absence of laissez-faire, and इसमें हम ये एक फिक्स्ड प्लान भी होता है, इसमें टारगेट्स भी क्या होते हैं, फिक्स्ड। So generally जब भी प्लानिंग करती है कोई कंट्री, वो बताती है am I doing a planning by direction or a planning by inducement। इंड्यूसमेंट हो गया अपोजिट, इसका अपोजिट क्या था, इंडिकेटिव। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट को हम डेमोक्रेटिक प्लानिंग भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट जहां पर वी सी दैट पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, यानी जब लोगों को की पार्टिसिपेशन देखी जाएगी कि किस तरीके का प्लान बनाया जाए, लोगों से रेफरेंडम किया जाएगा, लोगों की पार्टिसिपेशन देखी जाएगी। लोग जैसे करते हैं हम, जब नीति आयोग को कोई स्कीम बनानी होती है, अब नीति आयोग इज़ अ बिग प्लेयर इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी वो नीति आयोग को बनाया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। अब नीति आयोग अलग अलग पोर्टल्स बनाता है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पर वो लोगों से सजेशन लेता है। तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग में लोगों से ये लिए जाएंगे, सजेशंस लिए जाएंगे कि किस तरीके का प्लान होना चाहिए। तो यही होता है आपका प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, जहां पर लोगों से सजेशंस दी जाएगी। इट्स अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक प्लान। लिखिए थोड़ा, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, इट मीन्स
planning by manipulating the market, planning by manipulating the market, not by compulsion, not by compulsion, but by persuasion. Not by compulsion, but by persuasion. आप कंपल्सरी चीजें नहीं बोलते, कंपल्शन, फोर्स नहीं करते हो कुछ भी, ठीक है ना। फोर्स कहां पे होता है? जहां पे एब्सेंस ऑफ लेजर हो। तो अगर यहां पे लेजर एब्सेंट है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे फ्रीडम होता है, लेकिन दैट फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। ऐसे इंडिया में हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है किसी ने, पॉलिटी वगैरह, फंडामेंटल राइट, तो देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स है आपका, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। अब ये आपके कुछ राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स है, जिनको नहीं लिया जा सकता है। गवर्नमेंट किसी सूरत में फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकती। पहले तो इनको हम बोलते थे दीज आर एब्सोल्यूट राइट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं बोल सकते देयर इज राइट टू फ्रीडम, तो कुछ भी गालियां वालियां दे दो, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये राइट टू फ्रीडम हैज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऐसे यहाँ पर भी आपको फ्रीडम तो है, लेकिन वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होगी साथ में। लिखिए, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। But these freedoms are subject to state control. But these freedoms are subject to state control. State control. निकालो PDF। प्लानिंग निकालिए, प्लानिंग। हाँ, जोर से। उसका मतलब हो गया अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया कि कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसमें आपको ये अंदाज़ा नहीं था, इसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी पे कितना असर पड़ेगा। डेफिनेटली होता है। जैसे आपने ये सोचा था जब हम जीएसटी लेकर आएंगे लोगों को ट्रेड करने में आसानी होगी। वाई? बिकॉज जीएसटी बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे, अब एक ही टैक्स भरना है। तो आपको लगा था इससे ट्रेड बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। आपने कुछ आइडिया तो रखा था, लेकिन इसकी वजह से फिस्कल इम्प्लीकेशन हो गई। क्या हो गई कि आपकी ट्रेड कम हो गई जीएसटी की वजह से। तो जीएसटी में क्योंकि उन्होंने स्लैब्स रखे थे अलग अलग, कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ा लिया, कुछ पे कम हो गया, तो जिन पे टैक्स बढ़ गया बट नेचुरल उनकी ट्रेड कम हो गई। इसकी वजह से गवर्नमेंट को उनके लिए स्कीम्स लेकर लानी पड़ी, तो उस पर फिस्कल इम्प्लीकेशन पड़ गई गवर्नमेंट। ओके, निकाला? प्लानिंग 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 कौन सा बैच है? चलिए अब देखिए, मैंने प्लानिंग बता दी आपको। अब ये प्लानिंग जो है इट इज, पहले आपका जो टेबल है दैट इज अ प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग है। तो प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग में हमने सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1938, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ये क्वेश्चंस आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने अब अच्छा, द एम वाज टू रिलीज अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ एन इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। एनपीसी का काम यही था। एनपीसी को जब हम आज़ाद होंगे अकॉर्डिंगली हमें एक प्लान, कैसे अपनी इकोनॉमी को हम प्लान करेंगे, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना था। इसका ये मतलब है कि 1938 में ही 1938 में ही प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही हमने पहले ही डिसाइड किया था दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ प्लान्ड इकोनॉमी, that India is going to start with the national planning, that India is going to be a socialist country। समझा? वरना ये चीज़ होती ही नहीं यहाँ पे। अगर इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाता तो प्लानिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं होता, क्योंकि पहला मार्केट इकोनॉमी में प्लान जो शुरू हुआ था वो 47 में हुआ था,
फ्रांस ने जब शुरू किया था। उस वक्त मार्केट इकोनॉमीज में प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इंडिया ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम एक मार्केट इकोनॉमी नहीं बनेंगे, हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई, बताइए, द क्वेश्चन इज व्हाई। Why did India chose to be a socialist country? Come on. खादी तो मार्केट से ही तो ग्रोथ आती है, तो हमें 50 साल लगे वो समझने में, मार्केट ही ग्रोथ देगा। हाँ जोर से, कमॉन कमॉन, बोलो बोलो, आइडियाज दो कुछ। इंडिया सोशलिस्ट कंट्री क्यों बना? इंडिया ने ज्यादा रोल गवर्नमेंट को क्यों दिया? मार्केट को ज्यादा रोल क्यों नहीं दिया? पहले ही डिसाइड क्यों किया? अभी आजाद भी नहीं हो गए, पहले ही डिसाइड क्यों किया वी आर गोइंग टू बी अ स्टेट लेड कंट्री, स्टेट को ही ज्यादा रोल देंगे? बिकॉज नो, बिकॉज वी रिजेंटेड द ब्रिटिश सिस्टम। हमें नफरत थी उनसे, और ब्रिटिशर्स क्या थे? मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है ना। वो मार्केट ही तो आया था, कंपनी ही तो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी थी ना, वो प्राइवेट कंपनी थी जिसने पूरे इंडिया को गुलाम बना के रखा। तो वी रिजेंटेड द ब्रिटिश मॉडल, बट ये तो एक आइडिया है, दैट वाज सेंटिमेंटल, दैट लोगों को ब्रिटिशर्स के रिलेटेड जो भी होगा इस वक्त, उस वक्त जैसे हम बोलते थे ना, ये गोरा है, गोरा है, ठीक। तो आज तो गोरा जो होगा, ही इज कंसिडर्ड समथिंग, यू नो, अंग्रेज, जिसको बोलते हैं अंग्रेज हूँ, है ना, अंग्रेज। मगर उस वक्त अगर किसी को अंग्रेज बोलते उसको वो गाली लगती थी, ठीक है, उसको बोला ये गोरा है, गाली मत दे, समझ रहा है। तो इतना हम रिजेंट करते थे उनको, तो उन्होंने फिर मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी इमेज जो आज बनाई है, आज हर कोई अंग्रेज बनना चाहता है ना अपने आइडियाज़ में। आज हम बोलते हैं कोई अच्छा है तो ये क्या है, ये मॉडर्न ख्याल का बंदा है कि नहीं, वो मॉडर्न बन गया है। हम, हालांकि मॉडर्निटी इज समथिंग एल्स, बट लोगों की नज़र में मॉडर्निटी है कि आपके पास, आप ब्रॉड माइंडेड है, आप यू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप ब्रॉड माइंडेड है। तो ये है आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इसको हम कहते हैं द कॉलोनियल हैंगओवर हिस्ट्री में, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, इट स्टिल इज़ नॉट गेटिंग ओवर द कॉलोनियल हैंगओवर। बिल्कुल ऐसे ही जब हम आज़ाद हुए, हम 200 साल की ऐसी बैंड बजाई इन्होंने हमारी, तो हम उसी हैंगओवर में थे। हमें तब भी लगता था भाई ये कुछ सुपीरियर कौम है, ये कोई सुपीरियर, कुछ पता नहीं क्या बंदे हैं ना, ये दे आर सुपीरियर देन अस। तो हमें 75 साल लगे ये चीज़ समझने में, भाई कोई सुपीरियॉरिटी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम था, आपने यू इनिशियली रिजेंटेड द ब्रिटिश सिस्टम, बट द सेकेंड रीज़न दैट वाज द प्रॉब्लम इन इंडिया वाज कि इंडिया में हम मार्केट को अलाउ करते काम करने के लिए, पर हमारी कंपनीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो मार्केट को कि वो इकोनॉमी को लीड कर सके। इसको हम कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। हमारी इंडस्ट्रीज़ अभी इन्फेंट्स थे, अभी बच्चे थे, अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वो पूरी इकोनॉमी को लीड कर सके। इसीलिए हमने उनके हाथ में देने से बेहतर है किसके हाथ में दिया? गवर्नमेंट के हाथ में, कि यही चलाएंगे। फिर धीरे धीरे जब तक हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, फिर जाके हमने इंडस्ट्रीज़ के हाथ में इकोनॉमी दी। समझा? जनरली ऐसा ही हुआ है। उसके बाद 44 में देयर वाज द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स आए, जैसे JRD टाटा है, बिरला है, पुरुषोत्तम दास है। इन लोगों ने क्या किया, ये 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, एंड इट वाज नेग्लेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बाय द बिजनेस क्लास ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब बॉम्बे प्लान में असल में क्या था? बॉम्बे प्लान में वो लोग कहते थे कि हमें ज़्यादा, अब देखिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स है जो बॉम्बे प्लान बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को हमें इट हैज़ टू हेल्प, इट हैज़ टू इंटरफेयर इन द गवर्नमेंट, ताकि हमारे लिए रास्ता आसान हो, हमारे लिए रास्ता हमवार हो। तो बॉम्बे प्लान में जो इन लोगों ने प्लान दिया, वो असल में इट वॉज कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि आप हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए रास्ते आसान करो, ठीक है। सो इट वॉज बॉम्बे प्लान 1944। देन पीपल्स प्लान केम इन, MN Roy, he was the president of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। वो कौन था? MN Roy। वो चाहता था इंडिया एक कम्युनिस्ट, एक सोशलिस्ट कंट्री बने। तो MN Roy भी क्या बोलता, क्या MN Roy बोलता कि हमें मार्केट इकोनॉमी बनना है? MN Roy की रिकमेंडेशन क्या होती?
सोशलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट के हाथ में कंट्रोल दो, है ना। और स्टेट को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? एग्रीकल्चर। द प्लान गेव ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। उसने कहा हमें 5-5 साल नहीं बल्कि 10-10 साल का प्लान बनाना चाहिए। फाइन। उसके बाद द गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान गांधी ने नहीं दिया था बल्कि नारायण अय्यर ने दिया था। ये श्रीमन नारायण, ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ द वारदा कमर्शियल कॉलेज, उन्होंने ये प्लान दिया। एंड इसने क्या बोला, अब ये गांधीयन प्लान है। तो गांधी आपको मालूम है वो विलेजेस को, वो डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को एम्पावर करना चाहता था, है ना। विलेज लेवल प्लानिंग चाहता था वो। इसीलिए हमने क्या इसमें दिया, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि हमें इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी चाहिए। यानी लोकल बॉडीज को क्या करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए लोकल बॉडीज को, क्योंकि ये गांधी का भी आइडिया था कि हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करें। साथ में आपको पता है गांधी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाना चाहता था, है ना। जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज है, जो हमारी खुद की कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उस पे वो ज्यादा फोकस करता था। तो श्रीमन नारायण ने भी यही हमें गांधीयन प्लान में आइडिया दिया कि वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दी कॉटेज इंडस्ट्री, जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज है, खादी एंड विलेज वगैरह। उसके बाद है सर्वोदया प्लान 1950, जयप्रकाश नारायण। ये भी इंस्पायर्ड था किससे, गांधीयन प्लान से। और इसमें इन्होंने एम्फसाइज किस पे किया, वही स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी, और एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर। द प्लान ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन लैंड रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। ये भी गांधीयन प्लान के जैसा ही है। देन इज योर प्लानिंग कमीशन। छोड़ो बस। अब हम इंडिया में प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। अब दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग। अगर कोई इसमें और अंदर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, कुछ और भी प्लान्स है जिसको उनको पढ़ना चाहिए। देयर इज विश्वेश्वरैया प्लान। ये लिखो कुछ प्लान्स। विश्वेश्वरैया प्लान, FICCI प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान। ये 1934 की बात है, NPC के बनने से पहले। विश्वेश्वरैया प्लान। Visvesvaraya is considered to give the first planned blueprint of India. पहला ब्लूप्रिंट अगर किसी ने दिया है प्लानिंग के लिए, वो विश्वेश्वरैया ने दिया था। फर्स्ट प्लान्ड ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इसमें इसने 10 साल की प्लानिंग की बात की थी, 10 ईयर प्लान्स। और ये प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन चाहता था, ये गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता था, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन। इसी ने एक बुक लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस बुक में इसने सारी रिकमेंडेशंस दी थी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। सो दिस इज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, M विश्वेश्वरैया ने प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन, 10 साल का प्लान का आइडिया दिया था। FICCI प्रपोजल, ये भी 1934 में ही आया था। 1934 किसने दिया था? FICCI ने। FICCI क्या है? लिखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI क्या है? इट इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट्स। इंडिया के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट्स। इसका जो प्रेसिडेंट था FICCI का उस वक्त, दैट वाज NR सरकार।
एनआर सरकार। इसने बोला, FICCI प्रपोजल ने, कि हमें इंडिया के लिए क्या चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। क्या चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पढ़ा ना, यानी हर सेक्टर के लिए एक, ऑल ओवर सेक्टर, पूरी इकोनॉमी के लिए एक प्लान चाहिए। तो FICCI प्लान, FICCI प्रपोजल किसने दिया? इंडियन कैपिटलिस्ट्स ने, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंट कौन था? NR। तो ये कैपिटलिस्ट्स है, ये क्या बोलने चाहिए थे? इनको बोलना था कि मार्केट इकोनॉमी करो, लेकिन इन्होंने क्या बोला? प्लानिंग करो, और वो भी कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है। इसी ने आपको कहा था कि हमें नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, जो हमने बाद में बनाया ना। इसी प्रपोजल ने कहा हमें नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमीशन। 1934 में बोला जा रहा है। फिर प्लानिंग कमीशन कब बनता है? 1951 में। ये इसी ने पहली रिकमेंडेशन दी थी दैट वी शुड स्टार्ट अ नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस प्लान। कांग्रेस प्लान 1938। इसी प्लान के तहत NPC को बनाया गया था। NPC क्या है? नेशनल प्लानिंग कमेटी, लिखा ना जो पहला था उधर, नेशनल प्लानिंग काउंसिल है कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। वो इसी प्लान के तहत कांग्रेस प्लान। बस बॉम्बे प्लान लिख लिया, गांधीयन भी लिख लिया, सर्वोदय भी कर लिया, पीपल्स प्लान भी किया ना। तो कांग्रेस प्लान ये इस वक्त उसका ये प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। इसने क्या कहा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाओ, इसका चेयरमैन किसको रखा? जवाहरलाल नेहरू। बस ये बहुत हो जाएगा आपके लिए। तो अगर बोला जाएगा फर्स्ट प्लान ब्लूप्रिंट किसका है, दैट इज विश्वेश्वरैया, अंडर द विश्वेश्वरैया प्लान 1934, 10 ईयर प्लान्स, प्राइवेट सेक्टर, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसकी बुक। उसके बाद FICCI प्रपोजल आया 34 में ही, उसी के साथ उसने FICCI इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट्स, प्रेसिडेंट NR सरकार, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात की। विश्वेश्वरैया प्लान ने प्राइवेट सेक्टर की बात, इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाओ जो ये सारा प्लान इंप्लीमेंट करेगा पूरी इंडिया में। कॉम्प्रिहेंसिव है ना, तो पूरे इंडिया में करना है, उसके लिए नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाओ। रिकमेंडेशन FICCI ने दी, बाद में इसको 1951 में बनाया गया। उसके बाद आपका कांग्रेस प्लान आया। कांग्रेस प्लान ने बोला कि हमें क्या बनाना चाहिए? नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का काम क्या है? जो आज़ादी के बाद प्लानिंग कैसे होगी उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। लिखा ना अभी उसमें PDF में पहली ही लाइन है वो, आज़ादी के बाद किस तरीके से प्लानिंग हमें इंप्लीमेंट करनी है इंडिया में, उसका ब्लूप्रिंट नेशनल प्लानिंग कमेटी देगी। इसका चेयरमैन बनाया गया नेहरू को, और उस वक्त कांग्रेस का चेयरमैन बोस। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो हियर। अब जैसे ही आपका ये सारा काम हमने किया, जैसे दादा भाई नारोजी का काम था, MG रानाडे का काम था, FICCI प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, MN रॉय, पीपल्स प्लान, गांधीयन प्लान, ये सब कुछ जमा करने के बाद अब जब हमें प्लानिंग करनी है इंडिया में, अब हमें आज़ाद हो गए ना, हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद अब ये तो कुछ प्रपोजल्स थे। देखिए MN रॉय पीपल्स प्लान, ये कोई ऐसा प्लान नहीं था जो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, ये एक प्रपोजल था कि ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस प्लान, ऐसे ही आपका सर्वोदया प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान, ये आपके कुछ प्रपोजल्स थे, ये इंप्लीमेंट नहीं हुए। इनको गवर्नमेंट को लीस्ट इंटरेस्ट था ये सब करने में उस वक्त। तो अब हमने जब आज़ाद हो गए, अब हमने ये सारा ब्लूप्रिंट लिया, सारा नक्शा लिया। अब हमने कहा कि हमें प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के सबसे पहले, प्लानिंग करने से पहले उन्होंने कहा प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, है ना। प्लानिंग करनी है ना, तो जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो प्लान किसके लिए करेंगे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल बनाएंगे कि हमें प्लानिंग तो करनी है, लेकिन किस चीज़ के लिए करनी है। तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग के, लिखो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने कहा हम प्लानिंग करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमें ग्रोथ चाहिए इंडिया में। उस वक्त इंडिया का GDP कहा जाता था
1% बढ़ता था। कितना? 1% इंक्रीज होता था जीडीपी में। तो हमने कहा इस 1% से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू इंक्रीज अवर ग्रोथ। तो वो कैसे होगी? प्लानिंग से ही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड जो उन्होंने, ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग के। उसके बाद सेकेंड उन्होंने कहा वी नीड टू मॉडर्नाइज अवर इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है, मॉडर्नाइज करना है। खासकर उस वक्त, ये आज़ादी की बात हो रही है, उस वक्त सबसे बड़ा आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता था? तो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कहाँ करनी है? एग्रीकल्चर में, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह वगैरह। नंबर 3 उन्होंने कहा प्लानिंग में एक और ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज सेल्फ रिलायंस। दैट इज सेल्फ रिलायंस क्रिएट करना है इंडिया में। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी? यस, सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ सफिशिएंसी हो गया इंडिया को जो चाहिए, इंडिया वो सारा का सारा खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया को ऑयल चाहिए, खुद प्रोड्यूस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। फाइन, आपके पास सेल्फ रिलायंट आप हो सकते हो। सेल्फ रिलायंट हो गया, जो चीज खुद कर सकते हो उसको खुद करो, जो चीज खुद नहीं कर सकते उसके लिए बाहर से ले आओ उसको, लेकिन जो चीज खुद कर सकते हो उसको खुद प्रोड्यूस करो। तो हम खुद चीजें प्रोड्यूस कर सकते थे, जैसे फूड। तो हमने कहा फूड को इंपोर्ट करने की जरूरत, फूड को खुद प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, बाहर की चीजों पे, उन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होना है जो हम खुद बना सकते हैं। तो हमें उस वक्त लगा था हम गाड़ियां खुद बना सकते हैं, तो हमने कहा कि हम बाहर से गाड़ियां नहीं लाएंगे। तो बहुत साल तक इंडिया में कुछ ही कंपनीज थी जो गाड़ियां बनाती थी। तो आपकी वो एम्बेसडर, वो फिएट वगैरह होती थी ना, वो आपकी कुछ ही गाड़ियां थी परसों तक। फिर जैसे हमें लगा नहीं भाई हम गाड़ियां नहीं बना सकते, अच्छी गाड़ियां नहीं बना सकते, तब जाके हमने बाहर से वगैरह खोला, बाहर से कंपनीज को आने दिया, वो गाड़ियां लेकर आए। अब इमेजिन करो इंडिया बोलेगा कि मैं सबसे अच्छा फ़ोन खुद बना सकता हूँ, स्मार्टफोन, तो बना सकता है वो, ठीक है। तो हमें लगा था ऐसा कि अगर अब इंडिया ने कहा वी आर गोइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री, तो सारे स्मार्टफोन्स को बैन करेगा, इंडिया में ही माइक्रोमैक्स को बोलेगा कि तुम प्रोडक्शन करो। अब माइक्रोमैक्स को 130 करोड़ लोगों को फ़ोन देना है, वो कहाँ से लाएगा भाई? तो हमने क्या कि इकोनॉमी को खोल दिया, बाहर से फ़ोन्स को अंदर आया, लोगों का भी फ़ायदा हुआ, सस्ते में फ़ोन मिले और अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिला, ट्रेड वेड उससे बढ़ गई हमारी। तो हम क्या करते हैं इसमें, सेल्फ रिलायंस में हम वो चीज़ खुद प्रोड्यूस करते हैं जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, सबका सब खुद प्रोड्यूस करो जो चाहिए तुम्हें, ठीक है, दैट इज सेल्फ रिलायंस। नंबर 4, द अनदर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज पॉवर्टी अलीविएशन। पॉवर्टी अलीविएशन इस वक्त कंसिडर किया जाता है, आज़ादी के टाइम मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज अंडर पॉवर्टी। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अंडर पॉवर्टी। तो उसमें पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए यू हैव लकड़ावाला कमेटी, यू हैव तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी पॉवर्टी को कैलकुलेट कैसे करना है, दैट इज समथिंग एल्स। पर पॉवर्टी अलीविएशन के लिए हमें काम करना है, पॉवर्टी को अलीविएट करना है। कुछ बच्चे लिखते हैं इसको सर पॉवर्टी एलिवेशन करना है, क्या करना है? पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव है, करना है ना पॉवर्टी एलिवेशन। फिर क्या करना है? अलीविएशन। क्या करना है? अलीविएशन। एलिवेशन हो गया उठाना, अलीविएशन हो गया गिराना। नंबर 5, पॉवर्टी एलिविएशन के बाद इट इज लिंक्ड टू पॉवर्टी एलिविएशन। अब पॉवर्टी को कम करना है, पॉवर्टी कम करने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है, रोजगार दो, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, दैट वाज सोशल जस्टिस। दैट वाज सोशल जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए इंडिया में, सोशल जस्टिस। यानी जब इकोनॉमी में आप ग्रो करते हैं, कुजनेट्स ने क्या कहा था? कुजनेट का पता है कर्व, इन्वर्टेड यू कर्व, ये कुजनेट्स कर्व। कुजनेट ने क्या कहा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, तब इनइक्वालिटी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, और शुरू में बहुत तेजी से बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करके उसको नीचे लाना चाहिए।
तो ये है आपका सोशल जस्टिस, मैन यू वांट टू डिक्रीज द इनइक्वालिटी इन द कंट्री, पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, दीज आर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब आते हैं हम प्लानिंग पर। पहले कुछ चीजें लिखो, कुछ फैक्ट्स। प्लानिंग अब शुरू करनी है इंडिया में। ऑब्जेक्टिव बन गए आपके, ऑब्जेक्टिव भी हो गए। अब एक आपको बॉडी चाहिए जो इंडिया में प्लानिंग कैरी आउट करेगी, जो प्लान ड्राफ्ट करेगी, जो प्लान इंप्लीमेंट करेगी अकॉर्डिंगली, वो एक आपको बॉडी चाहिए। तो हमने क्या बोला, एक प्लानिंग की बॉडी बनाते हैं। प्रपोजल किसने दिया था? FICCI ने प्रपोजल दिया था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन बना। उसी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद हमने प्लानिंग कमीशन बनाया इंडिया में, जो ये पूरा प्लान बनाएगा इंडिया के लिए, जो कॉम्प्रहेंसिव होगा, नेशनल होगा, 5 साल का होगा। अकॉर्डिंगली हम पूरे सेक्टर्स में अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। Now that was the beginning and genesis of planning commission, subheading planning commission. जल्दी प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ। सेटअप इन 1950, बुलेट्स में लिखो, बुलेट्स में, पॉइंट्स में। सेटअप इन 1950। कैसे सेटअप किया? इसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था, कैबिनेट रेजोल्यूशन से। सेटअप बाय अ कैबिनेट रेजोल्यूशन। सेंट्रल कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमें प्लानिंग कमीशन चाहिए। कैबिनेट रेजोल्यूशन से ही आपका प्लानिंग कमीशन बना है। यानी इसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं की गई है, कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है, ये रेजोल्यूशन से पास हुआ है, ठीक है। आमतौर पर वरना जब आप बॉडीज बनाते हो, आप उसके लिए एक लॉ बनाते हो, एक्ट बनाते हो, पहले बिल टेबल करते हो, उस पर लोकसभा, राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होता है, फिर जब लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में वोटिंग होगी, फिर राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट कंसेंट देगा, तब वो एक्ट बनेगा। एक्ट के बाद वो लॉ बन के आप पे इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन हमने इसमें ये सारा प्रोसेस नहीं किया, हमने इमीडिएटली 1950 में रेजोल्यूशन पास किया और प्लानिंग कमीशन खड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन, तो क्या मैं कह सकता हूं प्लानिंग कमीशन इज एन एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन की वजह से बना है। एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी हो गया जिसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं हुई। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट का लॉ। क्या प्लानिंग कमीशन के लिए कोई लॉ बना है? तो ये एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए कोई भी लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी। जो प्लानिंग का प्रोसेस है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो अंबेडकर को जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अंबेडकर ने 200 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़कर दुनिया भर की, वहां से जो बेस्ट उसको लगा उसने मिलाकर उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसीलिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं देयर इज अ बिग क्रिटिसिज्म, इट्स अ कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो जो मिला उधर से पकड़ के बना दी। और बनाई भी कितनी? दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट। आपको मालूम है ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इवन रिटन, वो डॉक्यूमेंट्स पे है भी नहीं, इट्स नॉट अ रिटन डॉक्यूमेंट। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया उधर से। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में समझ नहीं आता, तुम वो भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, हर एक चीज़ भर दी है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ ब्रॉड माइंड, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, है ना, सब कुछ इसने एनकम्पास किया है कि नहीं? सब कुछ तो किया है, लेकिन सच में अब यही कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि इन्होंने सोशलिस्ट कंट्री से ये निकाला, वहाँ से ये निकाला कि हमें इकोनॉमी में वी हैव टू हैव अ प्लानिंग प्रोसेस, एक प्लानिंग होनी चाहिए जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, एक प्लानिंग का प्रोसेस। तो अगर आप प्लानिंग की बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि प्लानिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्लानिंग कमीशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन एक तो नॉन स्टैट्यूटरी है
कि स्टैट्यूट में कोई लॉ भी नहीं है, पार्लियामेंट में कोई लॉ भी नहीं है प्लानिंग कमीशन के लिए, और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। समझा? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ना, कौन कौन सा आर्टिकल? ए एन द, है ना? तो प्लानिंग कमीशन में आर्टिकल्स में कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो आपको बोलता है कि क्या सेटअप करो, प्लानिंग कमीशन सेटअप करो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और लिखो ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन है कहां, था कहां पे? योजना भवन। प्लानिंग कमीशन इज सीटेड एट, इट इज सीटेड एट योजना भवन, दिल्ली। योजना भवन, दिल्ली। इसका चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद इसका चेयरमैन होता था। और उसमें 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो प्लानिंग कमीशन के आने के बाद जब भी आपने ये बॉडी बनाई, तो जवाहरलाल नेहरू का मानना था ये बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को एडवाइस करे, ये गवर्नमेंट का एक दिमाग की तरह काम करेगी, एक थिंक टैंक बनेगी। ठीक है? तो गवर्नमेंट को जब एडवाइसेस चाहिए, गवर्नमेंट को जब काउंसलिंग चाहिए, गवर्नमेंट को जब प्लानिंग के मैटर्स में कुछ भी चाहिए, तो आप प्लानिंग कमीशन को एक थिंक टैंक कंसिडर करते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही 10 साल के उन्होंने टेन्योर में देख लिया कि प्लानिंग कमीशन अब जो बनना था वो नहीं बना। उसने 1960s में पहले कहा था, कब हुआ था उसके, हाँ 1960s में जवाहरलाल नेहरू इज रिकॉर्डेड टू हैव सेड दैट प्लानिंग कमीशन जो एक बनाया गया था, एक थिंक टैंक जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता, लेकिन आज एक प्लानिंग कमीशन बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है। ये डिपार्टमेंट नहीं बनाना था हमें, लेकिन अब इसकी बड़ी सी बिल्डिंग है योजना भवन में, दिल्ली में बड़ी सी बिल्डिंग है प्लानिंग कमीशन की, लोगों को हायर किया है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये एक डिपार्टमेंट की तरह क्रिएट हो गया है। हालांकि प्लानिंग कमीशन वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इट वाज जस्ट अ थिंक टैंक। तो आपका प्लानिंग कमीशन में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, आपके प्लान्स अच्छे से ड्राफ्ट नहीं होते थे, फिर उनको एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आती थी, टारगेट्स ही ख़राब हो जाते थे, और बार बार प्लानिंग कमीशन का मेजर थीम जो हुआ करती थी वही गलत होती थी। तो प्लानिंग कमीशन का धीरे 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 डाउनफॉल हुआ, और डाउनफॉल होते होते 2015 में हमने कहा कि प्लानिंग कमीशन को बंद कर दो। तो हमने 2015 में प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि 2015 में नीति आयोग आया जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अब नीति आयोग बनेगी वो थिंक टैंक जो हमें असल में प्लानिंग कमीशन को बनाना था। ठीक है? तो आपका ये इट वाज डीकमीशन आफ्टर द कमिंग ऑफ नीति आयोग। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद एक तो आपने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, है ना? अब आपने कहा कि प्लानिंग कमीशन बनाएंगे तो सही, अब ये प्लानिंग कमीशन का काम है सेंट्रल प्लान बनाना पूरी इकोनॉमी के लिए, है ना? सेंट्रल प्लान बना। अब सेंट्रल प्लान ये समझ आ गया था हमें उसी वक्त, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अब विजनरी, तो उसकी जो भी है विजनरी था वो। तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भाई हम सेंट्रल प्लान अगर बनाएंगे वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक स्टेट की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। स्टेट्स को हमें लेना है कॉन्फिडेंस में। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस ही लगभग फैला हुआ था पूरी इंडिया में। तो उन्होंने कहा इन सारे स्टेट्स को हम पार्टिसिपेट कराएंगे प्लानिंग प्रोसेस में, इनकी पार्टिसिपेशन लेंगे ताकि एक प्लानिंग पूरी तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। अब इसकी स्टेट्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और बॉडी बनाई, दैट वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी बनाया गया 1952 में, सब हेडिंग एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कब बना? 1952 में, कैबिनेट रेजोल्यूशन से। इसको बनाने की रिकमेंडेशन किसने दी थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने। जो पहला 5 ईयर प्लान बना था उसी ने रेकमेंड किया कि हमें एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए जिसमें स्टेट्स की पार्टिसिपेशन होगी। recommended by the first 5 year plan। क्या मैं कह सकता हूं
एनडीसी वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, इट वॉज अ स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। बताइए एनडीसी के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? आपका प्राइम मिनिस्टर, इट कंप्राइज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, all union cabinet ministers, chief ministers of all states, यूनियन टेरिटरी के लीडर्स, lieutenant governors and administrators and governors of union territories, and other members of planning commission, अब एनडीसी की लास्ट मीटिंग कब हुई है? द लास्ट मीटिंग ऑफ एनडीसी, which was the 57th meeting of NDC, was held in 2012. The last meeting of NDC was held in 2012, the 57th meeting. Okay. अब देखिए, तो एनडीसी की शुरुआत हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने कहा कि हमें एनडीसी चाहिए स्टेट्स की पार्टिसिपेशन के लिए, तो आपने एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जिसमें आप स्टेट पार्टिसिपेशन ले रहे हो। अब शुरू में जब आपकी जवाहरलाल नेहरू अभी जिंदा थे, इधर देखो, जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तो उन्होंने कहा कि स्टेट्स की पार्टिसिपेशन करो। व्हाई? बिकॉज जवाहरलाल नेहरू इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। वो चाहता था कि प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो, बिकॉज ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी की वजह से, गांधी की इन्फ्लुएंस की वजह से इवन नेहरू हैड दिस आइडिया कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, इसीलिए ये एनडीसी बनाया गया था। अब एनडीसी जब नेहरू की डेथ हुई 1960s में, उसके बाद से हमने देखा कि जो बाकी के फिर लीडर्स आए नेहरू के बाद, उन्होंने ज़्यादा वो नहीं सुनते थे बाकी की स्टेट्स की। तो एनडीसी की जब मीटिंग होती थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स होती थी स्टेट्स में, उनकी बात को सुना जाता था। जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, उनकी बातों का कोई भी वैल्यू एनडीसी के अंदर नहीं होता था। एनडीसी के अंदर वही चलता था जो उस वक्त उसका लीडर यानी कांग्रेस समझता। तो कांग्रेस ज़्यादा अपनी स्टेट्स को फोकस करता था, नॉन कांग्रेस स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं जाता था। धीरे धीरे एनडीसी का डाउनफॉल होता है और एक ज़माना ऐसा आता है कि एनडीसी की मीटिंग में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी वो जाती भी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बात का कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं देयर वाज अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। ऐसे गिरते गिरते 2018 में एनडीसी अभी भी है, 2012 में आखिरी मीटिंग हुई है, तब से मीटिंग भी नहीं हुई एनडीसी की, क्योंकि 2014 के बाद जो नई गवर्नमेंट आई वो तो अपने का नहीं सुनते, तो स्टेट्स का क्या सुनेंगे। तो उन्होंने मीटिंग भी नहीं की, कोई वहाँ जाता नहीं है, सारा खत्म हो गया। अब नीति आयोग बोलता है कि भाई इसको बंद ही कर दो, ये बकवास, ये काउंसिल ही खत्म हो गया है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं रही, क्योंकि अब नीति आयोग इज कंसिडर्ड द स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, कि अगर स्टेट्स का कोई बेस्ट फ्रेंड है सेंटर पे, वो नीति आयोग है। अब किसी स्टेट्स को कोई एस्पिरेशन है, वो नीति आयोग के जरिए सेंटर तक पहुंचेगी। एनडीसी की सिग्निफिकेंस बहुत खत्म हो गई है। तो ये था कुछ प्लानिंग का बैकड्रॉप। तो हमने स्टेट्स की पार्टिसिपेशन के लिए एनडीसी लॉन्च किया और नेशनल लेवल की प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन, है ना, प्लानिंग कमीशन लॉन्च्ड इन 1950। तो प्लानिंग कमीशन जब 1950 में ही शुरू हुआ, उसी वक्त उन्होंने कहा कि इंडिया में हम 3 लेवल की प्लानिंग करेंगे, तीन टाइप की प्लानिंग करेंगे, 3 सेंट्रल प्लान्स। तो इंडिया में असल में 3 तरीके के सेंट्रल प्लान्स होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जब ये आया, उन्होंने 3 तरीके की सेंट्रल प्लान, इसको हम कहते हैं द सेंट्रल प्लानिंग इन इंडिया। तो सेंट्रल प्लानिंग इन इंडिया, सेंट्रल लेवल की जो प्लानिंग हुई है इंडिया में, वो कितने तरीके की है? 3 तरीके की है, 3 लेवल्स ऑफ सेंट्रल प्लान्स। नंबर 1 इज योर 5 ईयर प्लान्स। नंबर 2 is your TPP. Number 3 are your MP lads.
तो इंडियन इकोनॉमी में वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्लान्स। आपका 5 ईयर प्लान्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इट वाज अ सेंट्रल प्लान। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये तीनों के तीनों सेंट्रल प्लान्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2017 में यहां से क्वेश्चन डाला था आईएएस ने एमपी लैड से। क्या एमपी लैड एक सेंट्रल प्लान है? यस, एमपी लैड इज अ सेंट्रल प्लान। क्या टीपीपी एक सेंट्रल प्लान है? इंडिया में सिर्फ 5 ईयर प्लान ही सेंट्रल प्लान नहीं है, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी एक सेंट्रल प्लान था, एमपी लैड भी एक सेंट्रल प्लान था। ठीक है, इसमें ये नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी, वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ठीक है।